आम आदमी पार्टी और दिल्ली के एलजी के बीच 36 का आंकड़ा शुरुआती से ही है, लेकिन एक बार फिर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच तलवारें खिंच गई हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल को लेकर एलजी की ओर से लिखी चिट्ठी के बाद आम आदमी पार्टी फिर आग बबूला हो गई है। नमस्कार, मैं हूं राजेश टंडन और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री केजरीवाल को लेकर मुख्य सचिव नरेश कुमार को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल जेल में डाइट का पालन नहीं कर रहे हैं और ना ही दवाइयां ले रहे हैं। कई मौकों पर जानबूझकर लो कैलोरी वाला खाना खाया जा रहा है, जबकि उनके घर का पका हुआ खाना उनको मिल रहा है। उधर उपराज्यपाल की चिट्ठी पर आम आदमी पार्टी ने सवाल करते हुए कहा कि दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा है कि जेल में केजरीवाल को मारने की साजिश हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एलजी की ओर से लिखी चिट्ठी राजनीतिक हिस्सा है? पहला। दूसरा, क्या केजरीवाल जानबूझकर डाइट को फॉलो नहीं कर रहे हैं? क्या जमानत लेने के लिए केजरीवाल ये सब कर रहे हैं? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में अब की बार सरकार और एलजी विजय सक्सेना के बीच केजरीवाल की डाइट को लेकर तलवार खिंच गई है। केजरीवाल की जेल डाइट का मामला कोर्ट पहुंच गया। दरअसल उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल जेल में डाइट का पालन नहीं कर रहे और न ही दवाइयां ले रहे हैं। उपराज्यपाल की ओर से लिखी चिट्ठी में ये आरोप लगाया गया कि केजरीवाल की ओर से कई मौकों पर जानबूझकर लो कैलोरी वाला खाना खाया जा रहा है, जबकि उन्हें घर का पका हुआ खाना मिल रहा है। डाइट मॉनिटरिंग चार्ट को देखने से ये मालूम चलता है कि केजरीवाल ने 6 जून से 13 जुलाई के बीच तीनों टाइम बताई गई डाइट नहीं ली। केजरीवाल की डाइट को लेकर लिखी एलजी साहब की चिट्ठी पर आम आदमी पार्टी हमलावर है। मोदी जी ने केजरीवाल को जेल में नहीं डाला, मोदी जी ने हरियाणा के लाल को जेल में डाला है, हरियाणा के बेटे को जेल में डाला है। मोदी जी ने हरियाणा को ललकारा है, जाओ मैंने आपके बेटे को जेल में डाल दिया, कर लो जो करना है। अब आप हरियाणा, मैं आपसे पूछती हूँ, हरियाणा की बहू हूं मैं भी, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप चुपचाप बर्दाश्त करेंगे इस अपमान को? क्या आप चुप बैठे रहेंगे? आपका केजरीवाल शेर है, वो मोदी जी के सामने झुकने वाला नहीं है। हमारे को चुप नहीं बैठना है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने केजरीवाल की सेहत को लेकर बीजेपी पर निशाना साध दिया। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीजेपी केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही है। दिल्ली सीएम का शुगर लेवल 8 से ज्यादा बार 50 से नीचे आ चुका है, जिससे केजरीवाल के कोमा में जाने का खतरा है। ऐसी स्थिति में ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा हो सकता है। देखिए, ये एलजी साहब का जो बयान है बहुत अनफॉर्चुनेट है और मुझे लगता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट को शोभा नहीं देता है। अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से डायबिटीज़ की बीमारी है, बहुत अक्यूट डायबिटीज़ है उन्हें। और जब किसी को सीरियस डायबिटीज़ होता है तो जिसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल गिरना एक बहुत खतरनाक संकेत होता है। शुगर लेवल गिरने से व्यक्ति नींद में कोमा में जा सकता है, शुगर लेवल गिरने से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है। क्या एलजी साहब को लगता है कि कोई भी इंसान अपने आप को जानबूझ के ऐसे बीमार करेगा? ये बिल्कुल साफ है कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। वहीं आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एलजी पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा, ये क्या मजाक कर रहे हैं एलजी साहब? क्या कोई आदमी खुद ही रात में शुगर कम करेगा, जो कि बहुत खतरनाक है। एलजी साहब, बीमारी के बारे में पता नहीं तो आपको ऐसा लेटर नहीं लिखना चाहिए। ईश्वर न करे कभी आपके साथ ऐसा समय आए। उधर केजरीवाल ने शुगर लेवल के लगातार ऊपर नीचे होने का हवाला देकर कोर्ट से नियमित रूप से अपने डॉक्टर से वर्चुअल परामर्श की अनुमति मांगी है, लेकिन डाइट चार्ट को लेकर ईडी भी दमदार तरीके से पैरवी में जुट गई है।
ईडी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि डायबिटीज से पीड़ित अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में रोज आलू पूरी, मिठाई और आम खा रहे हैं ताकि उनका ब्लड शुगर बढ़ जाए और बीमार होने पर मेडिकल बेल मिल जाए। उपराज्यपाल के आरोप है कि केजरीवाल जानबूझकर डाइट प्लान फॉलो नहीं कर रहे। तो वहीं आम आदमी पार्टी का दावा है कि केजरीवाल की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन उपराज्यपाल की चिट्ठी से दिल्ली में शुगर वाली राजनीति पर जमकर सियासी बवाल हो रहा है। केजरीवाल की शुगर लो पर सियासत हाई है, लेकिन सवाल ये है कि सीएम केजरीवाल की तिहाड़ से रिहाई कब होगी। सेहत पर सियासत, इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ अनिल गुप्ता, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, राज बिहारी सर वरिष्ठ पत्रकार हमसे जुड़ रहे हैं, विक्रम लोहिया प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से, डॉक्टर मानवीर छिल्लर आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे और संजय मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक भी हमसे जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी डॉक्टर मानवीर छिल्लर जी के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, ये क्या मामला है? हमने सियासत सुना था कि साहब इश्यूज पर होती है, मुद्दे पर होती है, किसी चीज को लेकर होती है, आरोप प्रत्यारोप पर भी सियासत चलती रहती है, लेकिन ये डाइट पर, शुगर लेवल पर भी सियासत होगी अब दिल्ली में। ये सियासत कर कौन रहा है, ये चीज देखने की जरूरत है। सबसे पहले आप देखिए कि जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में क्या लिखा है। एलजी साहब की रिपोर्ट के मैं कुछ 4-5 लाइनें आपको पढ़कर बताता हूं। ऑन 18th June 2024 insulin appears to have not been administered to him or was not recorded by the prison authorities। एलजी साहब कहते हैं कि 18 जून को ऐसा प्रतीत होता है कि उनको इंसुलिन नहीं दिया गया, या दिया गया तो रिकॉर्ड नहीं किया गया। आप बताइए कि क्या ये बात हजम करने लायक है कि ऐसा हो सकता है? इसके साथ ही फिर वो कहते हैं कि देयर आर सिग्निफिकेंट वेरिएशन बिटवीन ग्लूकोमीटर रीडिंग एंड CGMS रीडिंग। अब आप बताइए, कभी कह रहे हैं कि ग्लूकोमीटर की रीडिंग में फ़र्क है, कभी कह रहे हैं CGMS की रीडिंग में फ़र्क है, कभी कह रहे हैं कि उनको डाइट नहीं ले रहे, कभी कह रहे हैं उनको जो इंसुलिन दिया नहीं गया, कई कह रहे हैं कि दिया तो उनका नोट नहीं किया गया। एलजी साहब कन्फ्यूज्ड हैं, वो कन्फ्यूज आ गए हैं कि मुझे कहना क्या है। वो खुद भ्रमित हैं और जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। जो बात है मुद्दे की वो नहीं कहना चाहते। मुद्दे की बात यह है कि बीजेपी एलजी के माध्यम से जानबूझकर केजरीवाल जी की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। उनको पता है कि वो 30 साल से टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट हैं और उनका शुगर लेवल 8 बार से ज्यादा 50 mg मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे जा चुका। डॉक्टर साहब, ये भी आरोप लगाया गया है कि वो जानबूझकर खाना नहीं खा रहे हैं, लो डाइट ले रहे हैं, घर से खाना आ रहा है लेकिन घर का खाना नहीं खा रहे हैं, बहुत लो डाइट ले रहे हैं। ये एक आरोप है कि साहब ये इसलिए हो रहा है कि अगर शुगर लेवल्स कम हो, तबीयत ज्यादा खराब हो तो ऑन मेडिकल ग्राउंड्स उनको बेल मिले। आरोप है आप पर। सर देखिए, CGMS डिवाइस का यूज किया जा रहा है। CGMS डिवाइस क्या होता है? CGMS जो डिवाइस है वो रेगुलर ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस होता है, जो रेगुलर ग्लूकोज मॉनिटर किया जा रहा है। या तो उनको इंसुलिन दिया नहीं जा रहा है, या दिया जा रहा है तो उनका जो शुगर लेवल है उसके अकॉर्डिंग नहीं दिया जा रहा, जानबूझ के उसकी डोज बढ़ा दी जा रही है ताकि या तो ग्लूकोज लेवल हाई रहे या लो रहे, हाइपोग्लिसमिया में जाए। कोई भी व्यक्ति खुद से क्यों अपनी जान के साथ खिलवाड़ करेगा? आप बताइए। 50 mg पर डेसीलीटर से नीचे जाने का मतलब आप समझते हैं हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट का जाना। अगर वो सो रहा है और उसका ग्लूकोज लेवल लो गया तो वो इंसान सोता ही रह जाएगा, कोमा में जा सकता है। ठीक है, कानून अपना काम करेगा, एक न्यायिक प्रक्रिया है जो चल रही है, लेकिन ये जो हेल्थ इशू है इसको बीजेपी कैसे देखती है? क्या ये इशू ऐसा है जिस पर राजनीति होनी चाहिए? पहला। दूसरा, आम आदमी पार्टी जो बार बार आरोप लगा रही है कि एलजी के थ्रू आप पुश कर रहे हैं, उस पर आपका जवाब। और तीसरा, ये जो शुगर वाली समस्या सामने खड़ी है कि खाना जा रहा है और खाया नहीं जा रहा, अगला कह रहा है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि साहब जबरदस्ती, ये तो बिल्कुल परेशान करने की आदत है। गुप्ता जी। जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, केजरीवाल साहब चाहे जेल के अंदर हो चाहे जेल के बाहर हो, उनको हमेशा मीडिया में रहने की आदत है।
और कोई ना कोई विषय बना के, कोई ना कोई इश्यू बना के वो मीडिया में रहते हैं, हाईलाइटेड करते हैं। और अब उनमें बहुत ज्यादा डेस्पिरेशन है कि किसी तरीके से जेल में आए। वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर है। ठीक है। आप देखिए, जब वो 21 दिन की बेल पे बाहर गए थे, उसके बाद भी उन्होंने अपनी हेल्थ ग्राउंड्स पे अपनी बेल डाली जो रिजेक्ट हुई। अभी भी वो डेस्परेशन में है, किसी तरीके से उनकी सेहत खराब होके वो जेल से बाहर जाए। आप देखिए, ये वीआईपी कैदी हैं तिहाड़ के अंदर, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इनको घर का खाना मिलता है। तिहाड़ जेल में एक हॉस्पिटल है जो दिल्ली सरकार के अंडर आता है, जिसके ये मुख्यमंत्री हैं। वहां पर रेगुलरली डॉक्टर्स उनको चेक करते हैं। इसी तरीके से तिहाड़ जेल से संबंधित एक हॉस्पिटल है जिसको दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल बोलते हैं, वो उससे अटैच्ड है। आपको याद है 2 दिन पहले के कविता को भी वहां पर ले जाया गया था। हाँ। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो वहां पर भी जा सकते हैं। और कोर्ट के आदेश से एक ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का बोर्ड भी उनको मॉनिटर करता है। अब ये इनको किसी ना किसी तरीके से अपनी जमानत चाहिए, चाहे हेल्थ ग्राउंड पे चाहिए, कुछ चाहिए। जो व्यक्ति वीआईपी कैदी हो, जिसे कह सकते हैं हम, तीनों टाइम जिनको घर का खाना होता हो, रेगुलर मॉनिटरिंग हो। कुछ दिन पहले इन्होंने इंसुलिन का विषय उठाया था। हाँ। अब तो इंसुलिन भी समय पे मिल रही है। जब से जेल सुप्रिटेंडेंट का लेटर सामने आया, पता लग रहा है उसमें ठीक क्या है। दिक्कत है। आ रहा हूं सर। इनको हर सुख सुविधा जो एक आपका VIP कहना है कैदी को सारी मिलती सुख है, सुविधाएं वो मिल तिहाड़ रही है, जेल उसके में बाद भी मिलती सिर्फ है। राजनीति हो रही है। ठीक है, आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, एक बार राज बिहारी जी की जोड़ लेते हैं। आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, राज बिहारी जी के पास जाना है। राज बिहारी सर आ रहा हूं, एक मिनट। चिल्लर साहब देखिए, अगर आप अपने हिसाब से बोलना चाहिए, कहिए पूरा माइक ऑन कर दूं, पूरा 60 मिनट बोलिए, मैं बोलूंगा नहीं बीच में। राज बिहारी सर एक बार ओपनिंग कमेंट ले लूं, फिर आप लोग अपने अपने पक्ष रखिएगा। राज बिहारी सर, ये जो पॉलिटिक्स है, ये ऐसा नहीं कि आज नई पॉलिटिक्स है। हर इश्यू पर बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की सरकार एक कन्फ्रंटेशन है, और सेंटर वर्सेस केजरीवाल भी है। लेकिन ये इस हद तक पहुंच जाएगा कि अब ग्लूकोमीटर और शुगर पे लड़ाई होगी, खाना क्या खाया नहीं खाया इस पर लड़ाई होगी, तो जनता के मुद्दे कहां जाएंगे जनाब? राज बिहारी सर। देखिए केजरीवाल जी जो है वो जब से राजनीति करने लगे हैं, वो जानते हैं उन्हें कैसी राजनीति करनी है। जब वो आंदोलन कर रहे थे, चाहे जंतर मंतर पे बैठते हो, चाहे रामलीला मैदान में बैठते हो, अपनी शुगर को हमेशा चर्चा में पहले भी ला लाते हैं। आपको ध्यान है केजरीवाल धरने पर बैठे हैं, केजरीवाल की शुगर कम हो गई है, केजरीवाल बेहोश हो गए हैं, ऐसी खबरें उस समय हम किया करते थे। तो केजरीवाल तो इस नाटकबाजी में बहुत ही आगे हैं, क्योंकि शुगर एक आम बीमारी है, बहुत सारे लोग इससे ग्रसित होते हैं, और राजनीति में तो ज्यादातर लोग इससे बीमार हैं। तो शुगर में तो अगर आप थोड़ा बहुत ना भी खाएं तो शुगर कम हो जाती है, क्योंकि शुगर में आप रेगुलर अगर आप चेकअप करवा रहे हैं तो उसमें आवश्यक भी होता है। लेकिन जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि उनकी शुगर बढ़ गई है क्योंकि वो खाना बहुत ज्यादा खा रहे थे, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है। आप कह रहे हैं कि शुगर कम हो गई है। अगर शुगर कम हो गई है तो शुगर के मरीज को कहा जाता है आप एक टॉफी खा लो, कुछ मिठाई खा लो, एक बिस्कुट खा लो, उससे भी शुगर आपकी ठीक है, नियंत्रण में आ रहा हूं, रहती है। राजबिहारी आ रहा हूं। एक बार विक्रम लोहिया के पास जा रहा हूं। कांग्रेस कैसे देखती है विक्रम इस पूरे मुद्दे को? आप लोग अलायंस में थे, आपने अलायंस में चुनाव लड़ा, इंडिया अलायंस में अभी भी केजरीवाल हैं, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस और आप में बहुत अच्छे रिश्ते नहीं चल रहे। आज देखिए कैंपेन शुरू कर दिया है केजरीवाल साहब की पार्टी ने हरियाणा में। देखिए, जब देश की बात, ठीक है, आता हूं, कुछ नेटवर्क में इशू, आता हूं। संजय मिश्रा जब हमारे देश साथ, को बचाना था तो गठबंधन के साथ थे। एक मिनट, कुछ फ्रेम में दिक्कत है, आऊंगा आपके पास। संजय मिश्रा जी दिल्ली पॉलिटिकल की एनालिस्ट जनता हमारे के साथ साथ। हैं, सीधे उनके मैं पास आपको चलते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। जिस प्रकार से केजरीवाल जी की बात चल रही थी कि मैं आ रहा हूं आपके पास, कुछ टेक्निकल दिक्कत है, मैं आपके पास आता हूं। एक बार संजय के पास जाना है, संजय मिश्रा जी के पास। संजय, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये जिस लेवल की पॉलिटिक्स हो रही है, शायद इसी को कहा जाता है बिलो द बेल्ट, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं राकेश जी आप, और मैं समझता हूं कि ये शर्मसार करता है देश को। हाँ। चाहे वो किसी भी दल के द्वारा इस तरह की पॉलिटिक्स की जा रही हो, ये उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से एक मुख्यमंत्री को उठाकर आपने जेल में बंद किया, जिस तरह झारखंड के मुख्यमंत्री को उठाकर आपने बंद किया, वो देश को कहीं ना कहीं शर्मसार करता है।
आज 5 महीने जो आपके हेमंत सोरेन जी जेल में रहे और कोर्ट को ये कहना पड़ा कि नहीं कोई भी प्रमाण नहीं है, तो 5 महीने के वक्त जो उनके गुजरे, उनकी जनता के बीच जो छवि आपने बनाई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या अरविंद केजरीवाल को कल कोर्ट छोड़ देता है, उसके लिए फिर जिम्मेदार कौन होगा? और समझता हूं कि जहां तक शुगर और बीमारी की बात है, अरविंद केजरीवाल के डॉक्टर्स बताएंगे कि वो बीमारी किस तरह की है। भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसे वो डॉक्टर कब से हो गए ये लोग? और समझता हूं कि एक मुख्यमंत्री के बीमारी के ऊपर इस तरह की राजनीति होगी। अनिल जी एक बार रिप्लाई कर दीजिए। ये तो शर्मिंदा करने वाली बात है। अनिल गुप्ता जी कह रहे हैं भाई बीजेपी कब से डॉक्टर हो गई, जो बताए कि शुगर कम है, ज्यादा है, टॉफी खाना है, मीठा खाना है, नमकीन खाना है। देखिए, हम कोई डॉक्टर नहीं है। जिस तरीके से की छिछोरी राजनीति अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी करती है, जब पॉलिटिकली ये कोई बात करते हैं तो पॉलिटिकली हमें जवाब देना पड़ता है। ये आधा देश डायबिटीज से पीड़ित है, मैं भी 25 साल से डायबिटीज से पीड़ित हूं, पर आप इस तरीके का बहाना बना के जेल से बाहर आना चाहें तो शर्म की बात होती है। अरे वहां पर डॉक्टर्स हैं आपका इलाज के लिए, तिहाड़ जेल के अंदर डॉक्टर्स है, डीडीयू है, ऑल इंडिया का बोर्ड है, आपको घर का बना खाना मिल रहा है, पर आपको किसी ना किसी तरीके से एक इश्यू बनाकर अपने हेल्थ ग्राउंड पे जेल से बाहर आना है। ये हम कोई डॉक्टर वाली बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये राजनीतिक रूप से राकेश जी ये डिसाइड करेंगे क्या? राकेश जी ये कौन डिसाइड करेगा? इनसे ये पूछिए, कोर्ट डिसाइड करेगा या बीजेपी डिसाइड करेगी? यही तो विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी अंदर करवा रही है, यही तो विपक्ष का आरोप है। बिल्कुल ये कोर्ट डिसाइड करेगा, तो आप नहीं कह सकते, हम करने वाले आप ये नहीं कह सकते कि वाले नहीं, कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट को डिसाइड करना है। पर जिस तरीके आप ये नहीं कह सकते, आप ये बताइए, फिर आपको जब 21 दिनों आपको ये हक नहीं है बोलने का कि वो बहाना बना रहे हैं। दोबारा इनको 2 जून को, तब भी इन्होंने ये प्ली लिया था, अब बार बार जेल से बाहर आने के नए हथकंडे लगा रहे हैं, तो ये हथकंडे हैं इनके राजनीतिक। ठीक है, ये भ्रष्टाचार में आ रहा हूँ एक बार फिर से विक्रम लोहिया आ रहा हूँ। संजय जी आ रहा हूँ, एक बार विक्रम से एक भी सवाल नहीं हुआ है, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। गुप्ता जी आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ, एक बार विक्रम के पास चले जाए, ओपनिंग कमेंट्स ले लेते हैं। विक्रम, कांग्रेस इस पूरे विवाद को क्या देख रही है, आपका स्टैंड क्या है कांग्रेस के लिए? देखिए टंडन साहब, ये बहुत दुखद है कि आज दिल्ली की जनता सफर कर रही है इन दोनों पार्टियों के बीच में। आज दिल्ली की जनता को जो उनका अधिकार है वो उससे वंचित है, लेकिन उसकी फिक्र ना एलजी साहब को है ना आम आदमी पार्टी को है। अनिल जी आप बीच में ना बोले। अनिल जी को घसीटेंगे, अनिल जी आप करेंगे, शराब की दलाली आप कहेंगे। अनिल जी इनको चुप कराइए। टंडन साहब अनिल जी को चुप कराइए प्लीज। अनिल जी एक बार सुन लीजिए विक्रम क्या कह रहे हैं, वो अपना पक्ष रख ले। ओपनिंग कमेंट है, पहली बार मौका मिला है, कुछ दिक्कत थी पहले। विक्रम बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज जिस प्रकार से दिल्ली की जनता इन दोनों पार्टियों के साथ अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, जिस प्रकार से केजरीवाल जी को अगर अपने स्वास्थ्य को लेकर के कोई समस्या है तो निश्चित तौर पे उन्हें कोर्ट की तरफ जाना चाहिए और कोर्ट से एप्लीकेशन लगा करके अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की बात करनी चाहिए। प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, किसी एक अच्छे हॉस्पिटल में उनको एडमिट करा लिया जाए जिससे कि उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सके। अगर स्वास्थ्य खराब है, कभी वो खाने पीने की बात, कभी कहते हैं कि शुगर उनका हाई हो गया है, कभी शुगर लो हो गया है, कभी कहते हैं मिठाइयां खा रहे हैं, कभी कहते हैं आम खा रहे हैं, कभी कहते हैं कि डाइट पूरी नहीं ले रहे, तो समझ नहीं आ रहा मामला चल क्या रहा है। तो दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा करके दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। आज जिस प्रकार से दिल्ली की जनता चाहती है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के लिए काम करे, वो काम करने से बचने की तो विक्रम, मोहब्बत खत्म हो गई या मोह भंग हो गया आपका? अभी तो कुछ समय पहले बिल्कुल साथ चल रहे थे आम आदमी पार्टी, और वो सीटें आई नहीं दिल्ली में तो बिल्कुल मामला खत्म। मैं टंडन साहब 2 बात कहूंगा इस बात के ऊपर, आपकी बात का जवाब दे देता हूं 30 सेकंड के अंदर, कि जिस प्रकार से हमारा गठबंधन था तो देश की जनता के लिए हमने लोकसभा में गठबंधन किया था, लेकिन हमने दिल्ली में गठबंधन इसलिए नहीं किया क्योंकि हमको मालूम था दिल्ली में शिकायत करने वाले तो हम ही थे। हम ही ने केजरीवाल जी की लिकर पॉलिसी की जांच कराने की बात उठाई, हम ही ने उसके ऊपर जो। छिल्लर जी एक बार आप रिप्लाई दे दीजिए। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं डॉक्टर मानवीर छिल्लर है, वो रिप्लाई दे दे। कहा साहब यहां कहां राजनीति कर रहे हैं, अगर आपको जाना ही है, तबीयत खराब है तो एप्लीकेशन मूव करिए, अस्पताल जाइए। देखिए माननीय राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल जी को ईडी के मैटर में बेल दे दी है, रेगुलर बेल दी, हाई कोर्ट में रोक लगी, सुप्रीम कोर्ट ने फिर बेल दे दी। वो हमने हेल्थ ग्राउंड पे नहीं मांगी है, हमें ऑलरेडी बेल मिल चुकी है, लेकिन षड्यंत्र के तहत बीजेपी ने अपनी एजेंसी का दुरुपयोग करते हुए
अपनी एजेंसी का दुरुपयोग करते हुए जानबूझकर फिर सीबीआई से अरेस्ट करा दिया। सेम ही मुकदमे में, सेम केस में एक बार सीधे राज बिहारी जी के पास। राज बिहारी जी कह रहे साहब हमने मेडिकल ग्राउंड पे तो बेल मांगी नहीं थी, इसके साथ ही कोई मेडिकल ग्राउंड पे बेल ली नहीं है, मेरिट केसेस में मैंने बेल ली। ठीक है, चलिए मैंने पॉइंट ले लिया। राज बिहारी जी एक बार रिप्लाई कर दीजिए। नहीं, देखिए, केजरीवाल बाहर आना चाहते हैं, चाहे किसी भी तरह आए, चाहे मेडिकल ग्राउंड पे आए, चाहे मेरिट के आधार पे आए, और जिस तरह की बातें की जा रही हैं कि के केस में ऑलरेडी बेल मिल चुकी है। ठीक है, आ रहा हूं एक बार अनिल गुप्ता जी उनके पास चलते हैं। अनिल, केस में ऑलरेडी अनिल ये बार बार आरोप लग रहा है कि बीजेपी पुश कर रही है, बीजेपी चाहती है कि ये जो सरकार है वो ना रहे, पहली बात। दूसरा, बीजेपी बार बार कहती है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, बहुत पुरानी मांग है आप। लेकिन वहीं पर जो दूसरा एग्जाम्पल खड़ा रहता है वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का रहता है, जो 6 महीने बाद जेल से बाहर आए और अब प्रचार कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है, और विपक्ष के कई लोग, हालांकि कांग्रेस नहीं कह रही है, लेकिन कई ऐसे विपक्ष की पार्टियां हैं जो कह रही है जबरदस्ती हैरेस करने वाला काम है। देखिए, जिस तरीके से केजरीवाल साहब भ्रष्टाचार के आरोप में जेल है, इनके ऊपर 2 केस हैं। एक तो ईडी के द्वारा पीएमएलए एक्ट में है, और दूसरा भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई का केस है। अभी सीबीआई का केस में ये अंदर है। जहां तक बात है कि हम चाहते हैं, हम तो नैतिकता आधार पर चाहते हैं, दिल्ली का विकास बिल्कुल ठप हुआ है, क्योंकि सीएम जेल के अंदर हैं, दिल्ली के कोई काम नहीं हो रहे, फिर भी अपनी जिद है, क्योंकि अपना राजमहल ये छोड़ना नहीं चाहते। अगर आप हेमंत सोरेन की बात करेंगे तो जिस दिन वो जेल गए थे उन्होंने रिजाइन किया था, उन्होंने चंपन सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था, पर क्योंकि ये तो अपने से अलावा किसी को जानते ही नहीं है, इसलिए इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। खैर, ये इस्तीफा दे या ना दे, जनवरी फरवरी में चुनाव है, इनको दरवाजा तो जनता ने दिखाना ही है। ठीक है, संजय जी रिप्लाई कर दीजिए एक बार। हालात पैदा हुए हैं, दिल्ली का विकास ठप है, उस तरीके से इनको जाना चाहिए। ठीक है, जनवरी में जाए चाहे अभी। संजय जी, क्या एज ए एनालिस्ट आप मानते हैं, पहले ऐसा होता था, आरोप लगता था तो लोग मिनिस्टर्स एमपी इस्तीफा देते थे कि साहब जेल जाना पड़ रहा है, ठीक है बाहर आइए। हेमंत सोरेन ने भी इस्तीफा दिया था, क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए था? संजय मिश्रा जी। नहीं, बिल्कुल आप ठीक, राकेश जी आप बिल्कुल ठीक हैं। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 2014 में बनी है, उसके बाद से कुछ नियम बदले हैं। पहले एक रेल दुर्घटना में रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करते, बिल्कुल मानता हूं इस बात को। पहले कृषि में कुछ होता था तो कृषि मंत्री इस्तीफा दे देते थे। लोग अपनी नैतिकता के आधार पर निर्णय लेते थे कि हमें त्यागपत्र देना है या कुर्सी पर बने रहना है। लेकिन 2014 के बाद जिस तेजी से घटनाक्रम बदला भारतीय राजनीति में, कि जिस भारतीय जनता पार्टी एक एक केस देखिए कैसे होता है। 2015 में हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी श्वेत पत्र लेकर के आई, वो उस वक्त कांग्रेस के लीडर थे, वो बीजेपी ज्वाइन किया, पूरा केस खत्म, आज मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, एक साफ सुथरे मुख्यमंत्री हैं। एक मिनट, बीजेपी ने लगाया था। राज बिहारी जी के पास जाए। राज बिहारी, क्या राजनीति बदली है? राज बिहारी, एक मिनट आ रहा हूं सर, क्या पॉलिटिक्स बदल गई? एक छोटा सा कमेंट फिर आ रहा। राज बिहारी जी, क्या पॉलिटिक्स बदली? जो बात कह रहे हैं संजय मिश्रा की, पहले इस्तीफा हो जाया करता था, छोटा सा हादसा होता था, आदमी कहता था साहब पोस्ट छोड़ दीजिए, बाद में आप कम क्लीन वापस आ जाइए। क्या पॉलिटिक्स भी चेंज हुई है? अब आप अगर लाल बहादुर शास्त्री के जमाने की बात करेंगे तो बीच में इतनी सरकारें आई हैं, बीच में इतने रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। मानवीर छिल्लर जी को भी राज बिहारी इसी में जोड़ ले रहा हूं मैं। मानवीर छिल्लर जी, ये बार बार बात होती है इस्तीफे वाली, ये कहां तक जायज है? दे दीजिए, उसके बाद संजय जी के पास और राज बिहारी जी के पास। देखिए, बिल्कुल इंसान को पहले, या किसी भी राजनीतिक दल को सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सबसे पहले ये बताइए कि मणिपुर में जो हुआ, कैसे वहां के हालात हुए, इमरजेंसी जैसे हालातों में वहां की सरकार जिम्मेदार थी, बीजेपी मणिपुर पर सरकार थी, केंद्र में भी, मणिपुर पर एक छोटा सा कमेंट आपको कह रहे हैं, मणिपुर में बताइए क्या किया गुप्ता जी? वहां एक कैसे एक शहीद की पत्नी को, कारगिल के सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र घुमाया जाता है और वहां पर मौन रहते हैं। आज भी वहां के हालात देखिए कैसे हैं। ये दूसरी चीज, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के साथ ही एक षड्यंत्र किया, ये झूठा, ये फर्जी मुकदमा है, बिल्कुल फर्जी मुकदमा। एक रिप्लाई नहीं कह रहे, फर्जी मुकदमा है, बीजेपी ने षड्यंत्र किया है, बिल्कुल क्लियरली बोला है, क्लियरली बोला है, मुकदमा फर्जी है, आम आदमी पार्टी का आरोप है, बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को फंसाया है। गुप्ता जी रिप्लाई।
अनिल गुप्ता जी, मेरा 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 कहना है कि मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, तो ये सारी बातें कोर्ट में करें ना। अभी जब ये तो लोअर कोर्ट से जाके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, हमने कोर्ट में की, हमें जमानत मिली, ईडी में किया है, तो कोर्ट में जमानत मिलना, अपने पीएमएलए एक्ट में जमानत मिलना अपने आप में बेकसूर होने के बराबर है। जब जग जाहिर है, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है वो सारा जग जाहिर है। अरे पीएमएलए एक्ट में जमानत मिलना अपने आप में अगर कोर्ट से आपको जमानत मिल जाती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जिस तरीके से शराब में 2% से 12% का कमीशन आपने बढ़ाया, 100 करोड़ का जो आपने 100 करोड़ की मनी ट्रेल मिली है, जिस तरीके से गोवा इलेक्शन में उस पैसे को खर्च किया गया है, और अब तो आम आदमी पार्टी भी मुलजिम है उसमें, एक्यूज नंबर 38 है उसमें। अब आप किस बात पे बात करेंगे? आप मेरी आवाज कीजिए, आपने वर्सेस दिखा रखा लेकिन मेरी आवाज म्यूट कर रखी है। बिल्कुल आवाज आ रही है। देखिए ये बिल्कुल फर्जी मुकदमा है। जिस मुकदमे के आधार पर ये कह रहे हैं ईडी से हमें उस मुकदमे में जमानत मिल चुकी है और बीजेपी को और ईडी को उस मुकदमे में करारा तमाचा राउज एवेन्यू कोर्ट से मिला है। उसमें स्पष्ट रूप से राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा है कि ईडी बायस्ड है, उसका जो भी व्यवहार है वो बायस्ड है, जानबूझकर षड्यंत्र के तहत ऐसा किया जा रहा है और उसमें हमें जमानत मिल चुकी है। आप देखिए पीएमएलए में सेक्शन 45 के तहत जमानत मिलना अपने आप में निर्दोष होने के बराबर है, बेकसूर होने के बराबर है। आपको ये पता होना चाहिए बेसिक कानून की नॉलेज। पीएमएलए में जमानत बताइए, पीएमएलए में ये कोई साधारण केस नहीं है। अभी मुकदमे की सुनवाई चल रही है, जितनी बेल मिलने का ये मतलब नहीं है। और अभी भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई के अंदर केस में अभी अंदर है आप। बेल मिलने का ये मतलब नहीं होता कि आप बरी हो गए। एक बार फिर से संजय मिश्रा को जोड़ लेते हैं। संजय, ये जो पूरा मामला है, मैं एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट समझना चाहता हूं और मैं ये सवाल आप लोगों से भी लूंगा। ये मामला भ्रष्टाचार का है, आम आदमी पार्टी का क्लेम है बीजेपी ने फंसाया, मामला आप न्यायपालिका के पास। लेकिन क्या इससे परसेप्शनल डेंट है? क्योंकि जो पोस्टर्स लगे इस लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस और आपका अलायंस था, पोस्टर्स लगे, अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर से दिखाया गया, बीच में उनको बेल मिली, उन्होंने प्रचार भी किया। बहुत ज्यादा मूलभूत परिवर्तन वोट बैंक में नहीं है। जो लास्ट इलेक्शन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट था वो आप जोड़ लीजिए, लगभग उतना ही वोट है। बीजेपी का वोट कोई बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं गया है, 1% का मार्जिन और एरर आप मान लीजिए, 1-2 जगह पर है। तो क्या जो पब्लिक है वो पब्लिक क्या अब मानने को तैयार नहीं है? वरना अरविंद केजरीवाल ने कहा साहब वोट दीजिए, वोट मिलना चाहिए था। संजय जी। नहीं, राकेश जी यहाँ पे दो चीजें हैं और ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को भी समझना होगा, आम आदमी पार्टी को भी समझना होगा और कांग्रेस को भी समझना होगा। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो गठबंधन हुई थी वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए हुई थी। वो दिल्ली के लिए कोई क्षेत्रीय कोई भी गठबंधन इनका नहीं था, सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन था और मैं समझता हूं कि आज भी वो लोग उस गठबंधन में कायम है। दूसरा, जो दिल्ली के अंदर जो फर्क नहीं पड़ा, तो आप देखेंगे कि 2014 में भी फर्क नहीं पड़ा था, 2019 में भी नहीं पड़ा था। तो आज के डेट में एक चीज स्पष्ट है कि विधानसभा का चुनाव अलग हो रहा है और लोकसभा का वोटर्स अपना वोट अलग करता है। उस पे वो कोई फर्क नहीं देखेंगे केजरीवाल जी ने वोट मांगा और मिला या नहीं मिला। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है, वो सबसे अहम सवाल, जो मेरी बात बीच में रह गई थी, मैं वो कंप्लीट कर दूं कि जिस तरह से आपने लोगों को उठा के बंद किया और जब आपने बंद किया तो त्यागपत्र देना चाहिए। जो ये लोग त्यागपत्र की बात करते हैं, रिजिग्नेशन की बात करते हैं, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल को दे देना चाहिए था, जिस तरह से हेमंत सोरेन देकर गए। दोनों में पॉलिटिक्स के अंदर दोनों राज्यों का एक फर्क है। अरविंद केजरीवाल का केस यदि इन्होंने अजीत पवार पे आरोप लगाकर उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए होते, अरविंद केजरीवाल से पूछा जा सकता था कि आपको त्यागपत्र देना चाहिए था। लेकिन बीजेपी ने नैतिकता के साथ खत्म कर दिया, नैतिकता का खेल खत्म कर दिया। आपने हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, छगन भुजबल, एक बड़ा नाम आप लेकर आए थे जिसपे सब पे आपने आरोप लगाया था और वो सभी लोग बीजेपी का हिस्सा बनते चले गए, आप उन्हें पाक साफ बनाते हुए चले गए। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आपके दो ही तरीके थे, या तो आम आदमी पार्टी बीजेपी गठबंधन का हिस्सा बन जाए या इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना रहे, या वो बीजेपी के सिद्धांतों को स्वीकार करे। तो इस तरीके की राजनीति यदि देश में होगी तो मैं समझता हूं कि किसी को भी त्यागपत्र विक्रम, देने की आवश्यकता नहीं। सोमवार से तो पार्लियामेंट शुरू है,
आज अगर कांग्रेस पार्टी, मैंने कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को सुना, उन्होंने कहा साहब अरविंद केजरीवाल साहब सीख ले शीला जी से आज एनिवर्सरी कि साहब उन्होंने 15 साल का एक दिन भी अगर आप सीख लेंगे तो आप दिल्ली बिल्कुल साफ सुथरी करके चला लेंगे। तो क्या ये माना जाए कि ये जो सारा मामला था वो सिर्फ 7 सीटों की लड़ाई तक था, अब कोई साथ नहीं है? पहली बात, उस समय भी पंजाब में कांग्रेस और आप अलग लड़ी थी। तो क्या ये मानते हैं आज आप कि हाँ भाई अरविंद केजरीवाल पर जो मुकदमा चल रहा है, जो ये राजनीति हो रही है, वो बिल्कुल ठीक हो रही है, वो इसी लायक है? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए टंडन साहब, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक कहना चाह रहा था, बहुत देर से मेरे को समय कम मिल पाया। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को उस समय ये भ्रष्टाचार नजर आया और आज भारतीय जनता पार्टी इस भ्रष्टाचार को जोर शोर से उठा रही है, मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को उस समय जब ये लिकर पॉलिसी बनाई जा रही थी तो इनको उस समय भ्रष्टाचार नजर नहीं आया? इनके दिल्ली में 7 सांसद थे, इनके 8 एमएलए, 150 से ज्यादा पार्षद थे। इन्होंने उस समय इस लिकर पॉलिसी का विरोध क्यों नहीं किया? मैं बताना चाहता हूं ये बात कि जब इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग फाइल को एलजी साहब रोकते थे, विदेश जाने की फाइलों को रोकते थे, तो लिकर पॉलिसी कैसे पास कराई एलजी साहब ने? अगर एलजी साहब ने उसमें ऑब्जेक्शन लगाए थे, 7 बिंदुओं के ऑब्जेक्शन लगाए थे, ऑब्जेक्शन क्लियर होने के बाद भी लिकर पॉलिसी जायज थी क्या जो एलजी साहब ने पास कराई? और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस कंपनी को टेंडर दिया गया उस कंपनी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के खातों में जो है चंदा दिया गया, क्यों? भाजपा ने क्यों चंदा लिया उन कंपनियों से? तो मैं भारतीय जनता पार्टी की भूमिका की भी जांच करना चाहता हूं। मैं विक्रम जी, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं, आप हैं किस तरफ? आप इस पूरे मामले में केजरीवाल को इनोसेंट मानते हैं या गिल्टी एज अ पॉलिटिकल पार्टी? देखिए, मैं बिल्कुल सच्चाई बताना चाहता हूं कि लिकर पॉलिसी के अंदर कुछ तो गलत हुआ था। अगर लिकर पॉलिसी गलत ना होती तो वापस नहीं होती। आप मेरी बात को समझिए, हम लिकर पॉलिसी के खिलाफ थे। हम लिकर पॉलिसी को दिल्ली की जनता पे थोपा जाना, हम उसका हमने कड़ा विरोध किया, हमने शिकायतें की। हमारे उस समय के अध्यक्ष अनिल चौधरी दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है। और मैं अनिल जी एक बार रिप्लाई कर दीजिए। कहा साहब इतनी सारी फाइलें थी, बिना एलजी साहब के तो साइन होती नहीं। इतनी बड़ी पॉलिसी बन रही थी और उसके बाद जो खातों में पैसे का आरोप लगाया है कांग्रेस ने, एक बार उस पर रिप्लाई दे दीजिए। ये कांग्रेस के प्रवक्ता भूल गए हैं कि यही रोहतास नगर विधानसभा से हमारे कार्यकर्ताओं ने इन शराब को ठेके को बंद कराने के लिए आंदोलन किया था। दिल्ली में अगर शराब बंदी, शराब के ठेके को बंद कराने का आंदोलन किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था। विरोध को नहीं किया गया, लड़ाई को हमने पूरा जमीन पर लड़ा दिल्ली में और हमने इसको उजागर किया उसका विरोध को नहीं किया गया। आप लोग कौन क्यों नहीं थे? और हमने कहा कि किस तरीके से घोटाला हुआ है। आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लीडर तो कार्यकर्ता था, इनके साथ भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के आप लोग भी हो। जब ये लिकर पॉलिसी बनाई जा रही थी उस समय विरोध क्यों नहीं किया? ठेके खोलने की विरोध की बात नहीं हो रही, लिकर पॉलिसी के विरोध की बात हो रही है। आपने लिकर पॉलिसी का विरोध क्यों नहीं किया? आपके 7 सांसद थे, 8 एमएलए थे। अरे सर, थोड़ा सा अपनी मेमोरी को ठीक कीजिए। इस शराब घोटाले को उजागर जो सड़कों पे लड़ाई लड़ी वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड़ी और हमने भी कंप्लेन की थी। ये हमने भी कंप्लेन की थी। और याद है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से हमने इसके ऊपर आंदोलन खड़ा किया। आप क्यों झूठ बोल रहे हो मीडिया पे? आंदोलन तो हमने खड़ा किया। ठीक है, एक बार राज बिहारी जी को जोड़ लेते हैं। राज बिहारी जी, ये चुनाव के बाद तो लग रहा है कि साहब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों जुदा हो चुके हैं, ये तो बहुत क्लियरिटी दिख रही बयानों में। और हरियाणा में जाकर रैली करना इसका और संकेत है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में चुनाव नहीं लड़ने वाले, ये क्लियरिटी दिख रही है। अब आइए आप दिल्ली में देखिए, अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव जरूर लड़ रहे थे, लेकिन साथ नहीं थे। ना बयानों में साथ थे, ना चुनाव में साथ थे, ना मंचों पे साथ थे। केवल दिखाने भर के लिए बीजेपी को रोकना, इसलिए एकजुटता दिखा रहे थे। कोई किसी को वोट देने भी नहीं गया, ये भी देखा है। दूसरी बात है कि सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी ने गठबंधन तोड़ दिया था कि हम दिल्ली में अलग लड़ेंगे। विक्रम एक मिनट कंप्लीट करने बोला कि हम अलग लड़ेंगे। दूसरा, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम तो आम आदमी पार्टी, हम तो शराब नीति के खिलाफ थे। अरे भाई, दिल्ली में अगर किसी ने जमाया है तो कांग्रेस ने जमाया है आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस के नेता कभी यही नहीं सोच पा रहे हैं हमें कि आम आदमी पार्टी के साथ रहना है या खिलाफ रहना है।
बीजेपी को रोकने के लिए सवाल कर लेता हूं, मैं आपसे एक सवाल बहुमत की सरकार बना दी गई। आप बताइए लिखकर। ठीक है, ये राजबिहारी जा रहा हूँ, संजय मिश्रा जी के पास जाना है, उसके बाद मनवीर छिल्लर जी के पास आ रहा हूँ। संजय आ रहा हूँ, विक्रम एक मिनट, जब समय दूं 1 मिनट रुक जाइए संजय के पास। संजय, अब यहां से पॉलिटिक्स आगे, जनता का मन क्या कहता है? क्योंकि लोकसभा में तो जनता का मन नहीं था। आप कहेंगे साहब विधानसभा अलग होगा, लोकसभा अलग होगा, पहला। दूसरा, मान लीजिए अगले 15-20 दिन, 1 महीने में बेल नहीं मिलती है, तो क्या यह मामला आएगा कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए? बार बार मांग उठ जाएगी, साहब बेल नहीं हो रही है तो आप दीजिए इस्तीफा। और अगर इस वक्त बेल मिल जाती है, अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं, तो यहां से भी एक चुनौती केजरीवाल के पास होगी कि वापस पार्टी को वैसे ही खड़ा करें। नहीं राकेश जी, देखिए समझना होगा, भारतीय जनता पार्टी का खेल ही सिर्फ यही है कि अरविंद केजरीवाल कैसे भी त्यागपत्र दे दें और वो कुर्सी छोड़ दें। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से, जो मेरा विश्लेषण है, मैं ये कह सकता हूं कि शायद हो सकता है कि जो पहले चुनाव में 2014-15 में आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीटें लेकर चली गई थी, और जिस तरह से यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपने आम आदमी पार्टी को जगह दिया दिल्ली के अंदर, तो भाई आप क्या कर रहे थे? सबसे पहले दिल्ली में तो आपकी सरकार थी, आप भी 3 पर सिमट कर रह गए थे। इस बार भी, दूसरी बार भी, आप तीसरी बार के इलेक्शन में आप 8 विधायक जिता पाए हैं। और इस बार यदि इलेक्शन होता है तो मैं समझ रहा हूं, मेरा जो विश्लेषण है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि 70 की 70 सीटें अरविंद केजरीवाल जीत कर चले जाएं, क्योंकि ये जनता समझ रही है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है इनके षड्यंत्र से कि एक कोर्ट बेल देता है, दूसरी कोर्ट बिना ऑर्डर अपडेट हुए ही स्थगन कर देता है। नहीं संजय जी, अगर इतनी आंधी है जितनी आप बता रहे हैं, जरूर है, ठीक है संजय जी, इतनी आंधी जो आप बता रहे हैं 70 पे 70 वाली, मान गए, आपका विश्लेषण है, कुछ तो लोकसभा में भी दिखता साहब। नहीं राकेश जी, दोनों चीजें अलग हैं। मैंने पहले ही कहा है कि लोकसभा में यदि ऐसा दिखता दिल्ली की जनता को या पंजाब की जनता को कि आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है या ये बनाएंगे, तो 100% अरविंद केजरीवाल के पक्ष में वोट होता। क्योंकि पंजाब के अंदर भगवंत मान जी का जो चेहरा है, जो इन्होंने काम किया है, और दिल्ली की बात करिए ना, क्यों नहीं आम आदमी पार्टी को वोट मिलना चाहिए साहब? एक आम आदमी की तरह सोचिए, क्या भारतीय जनता पार्टी आज जिस गारंटी की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, अरविंद केजरीवाल की दिया हुआ गारंटी नहीं है? आप देखिए जरा, गारंटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अरविंद केजरीवाल लेकर के आए भारतीय राजनीति में। बिजली पानी फ्री, पानी शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, जिसको ये लोगों ने रेवड़ी कहा था, आज आप 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करते हैं। कांग्रेस भी अपना घोषणा पत्र में देश में बिजली फ्री देने की बात करती है। तो मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर दिल्ली की जनता को गर्व है कि उनके सिद्धांतों को भारतीय जनता पार्टी अनिल जी एक बार छोटा सा रिप्लाई दे दीजिए, उसके बाद मुझे जाना है, मानने को तैयार है। मनवीर छिल्लर के पास छोटा रिप्लाई। कहा साहब बेल मिल रही है, एक एजेंसी द्वारा मुकदमे में बेल मिल रही है, दूसरी एजेंसी तुरंत भाग रही, कह रही नहीं साहब हमको कस्टडी दे दीजिए, ये कहां तक जायज? और आप देखिए वहीं से वो हारे हैं, त्रिलोकपुरी और कोल्डी दोनों विधानसभा में, जहां पर उनका विधायक जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था। तो आप देख सकते हैं दिल्ली की जनता ने कैसे केजरीवाल साहब को जवाब दिया। जहां से उन्होंने कैंपेनिंग शुरू वहीं से वो हारे। तो अब उनका जो झूठ का पिटारा वो खुल चुका है। इस विधानसभा चुनाव में बुरी तरह वो हारने वाले, मैं कहता हूं। उन्होंने कहा था जेल से वोट का जवाब दिया ना जनता ने, जहां से उन्होंने शुरू किया वहीं से वो हारे थे। जी ठीक है, आ रहा हूं। विक्रम कुछ ऐड करना चाह रहे थे। विक्रम, ये कहना चाहता हूं, भाजपा चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को तड़ी पार करा दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है, जिस प्रकार से इनके नेता तड़ी पार हो गए, ये चाहते हैं कि ये तड़ी पार हो जाए। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। एक एलजी के, उस समय के तत्कालीन एलजी की भी तो जांच करवा लें। दोहरा चाल चरित्र क्यों दोहरा चाल चरित्र? क्यों शर्म नहीं आती आपको? आप बताइए ना, क्यों आपने चंदा लिया? इस बात पे आप डिस्कस करिए। दिल्ली की जनता विधानसभा के चुनाव में आपसे पूछेगी। भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया जाएगा, हर मंच पे किया जाएगा, लिखकर पॉलिसी पास क्यों हुई? बहुत बड़ी बात है। हम इसकी शिकायत करता थे। इनके प्रदेश अध्यक्ष ने, वीरेंद्र सचदेवा ने टीवी पे कहा कि हमारी शिकायत नहीं थी, कांग्रेस पार्टी की शिकायत थी। अभी कह रहे हैं कि पूरा विरोध किया दिल्ली में, बैठ करके झूठ बोल रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं या अनिल गुप्ता झूठ बोल रहे हैं? ये लोग वो हैं जो दिल्ली की जनता को, देश की जनता को गुमराह करने वाले हैं। इन्होंने कहा कि केजरीवाल को अपनी पब्लिसिटी का बड़ा शौक है। अरे पब्लिसिटी का शौक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा इस देश में किसी को नहीं है। 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग हैं दिल्ली में, 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग हैं दिल्ली में। 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग हैं दिल्ली में। 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग हैं दिल्ली में। 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग हैं दिल्ली में। 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग हैं दिल्ली में। 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग हैं दिल्ली में। 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग हैं दिल्ली में। 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग हैं दिल्ली में। 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग हैं दिल्ली में। 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग हैं दिल्ली में। 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग हैं दिल्ली में। 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग हैं दिल्ली में। 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग हैं दिल्ली में। 1 करोड़ 60 लाख से ज्या
आप अगर केजरीवाल कल बीजेपी ठीक है, आ रहा हूं, एक बार राज बिहारी जी के पास जा रहा हूं। राज बिहारी जी, ये जो पॉलिटिक्स है ये बहुत बदल गई है। हमने कहा साहब अब पोल्यूशन पे पॉलिटिक्स होती है, ग्रीनरी पे पॉलिटिक्स होती है, कितना हरा भरा है, कितने पेड़ कट गए, डेवलपमेंट पे पॉलिटिक्स होती है, किसने विकास किया। उसके बाद केंद्र और राज्य में या एनसीआर में जो समन्वय होना चाहिए, उस समन्वय के बजाय कन्फ्रंटेशन होता है, उस पर भी पॉलिटिक्स होती है। और अब जेल जाने और बाहर आने पर भी पॉलिटिक्स है, दवा खाने पर भी पॉलिटिक्स है, मीठा खाएं कि ना खाएं उस पर भी राजनीति है। ये कौन सी राजनीति है राज बिहारी जी? देखिए, अगर हम 93 से बात करें, जब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव, तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में बीजेपी की सरकार। बिल्कुल। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मदन लाल खुराना की सरकार की पहली वर्षगांठ मनाई गई थी, तो केंद्रीय गृह मंत्री जो कांग्रेस के थे वो उनके कार्यक्रम में आए थे। उसके बाद में जब शीला दीक्षित सरकार में आई तो केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, और शीला दीक्षित ने जिस तरह से दिल्ली का विकास किया, जिस तरह से दिल्ली के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई, वो दिल्ली के लोग देख रहे हैं, आज भी देखते हैं, लोग याद करते हैं शीला दीक्षित को कि उनके समय में किस तरह से दिल्ली का विकास हुआ था। और मुझे याद है कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव था तो कांग्रेस ने शीला दीक्षित के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा था और वो पार्टी को दूसरे नंबर पर दिल्ली में ले आई। ठीक बात है। मैंने शीला दीक्षित और केंद्र सरकार की भी लड़ाई देखी है, लेकिन जिस तरह से लड़ाई आज हो रही है उस तरह का नहीं था। उस तरह भी उस समय भी नगर निगम में जब भाजपा थी तो वो शीला दीक्षित के पास जाते थे कि हमको सहायता चाहिए, हमको अनुदान चाहिए, तो मिलता था। राजनीतिक लड़ाई थी, लेकिन इस तरह की लड़ाई नहीं थी कि हाँ, छोटी बात, जनता के काम रुकते नहीं थे, जनता के कामों पर बाधा नहीं आती। ठीक है, एक बार डॉक्टर चिल्लर, मैं आपको ये भी बताता हूं कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई थी, तब भी शीला दीक्षित को कांग्रेस की सरकार में अपने काम के लिए लड़ना पड़ता था। उनके मंत्री जाते थे, डीडीए में फाइल लेके जाते थे। वो एक है, नियम कायदे कानून अपनी जगह है, लेकिन अब जिस तरह से लड़ाई हुई है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। ठीक है, आ रहा हूं, एक बार डॉक्टर मनवीर छिल्लर के पास आते हैं। डॉक्टर मनवीर, ये मतलब एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, एक ब्रॉडर कैनवस में आपको सोचना पड़ेगा कि आप तभी काम कर सकते हैं जब केंद्र के साथ काम करें। आपका अपना कोई बजट नहीं है, पहला। दूसरा, राजनीतिक लड़ाई हो, व्यक्तिगत लड़ाई और हर चीज पर कन्फ्रंटेशन अगर करते रहेंगे तो दिल्ली वालों ने आपको चुना है दिल्ली के विकास के लिए, ये कैपिटल सिटी है। क्या आम आदमी पार्टी को भी एक पुनर्विचार करना चाहिए कि नहीं साहब, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, बयानबाजी का टोन है, वो शायद गलत जगह चला गया, और एक समन्वय बनना चाहिए सरकार और राज्य के बीच में जिसमें दिल्ली का काम होता रहे? या आपको लगता है कि नहीं साहब, डेडलॉक है, कोई नहीं खत्म कर पाएगा? देखिए राकेश जी, जहां जहां विपक्ष की सरकार है, बीजेपी का ये मोडस ऑपरेंडी है, चाहे वो पश्चिम बंगाल है, चाहे पंजाब है, चाहे दिल्ली है, ये बीजेपी का मोडस ऑपरेंडी है कि वो चुनी हुई सरकार के अधिकारों को कम करके राज्यपाल के माध्यम से मनमानी करना चाहती है। और आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना, उसके विधायकों को चुना, मुख्यमंत्री को चुना, एलजी को नहीं चुना। एलजी को किस तरीके से जानबूझकर संविधान में संशोधन करके अधिकार दे दिए गए, कैसे अधिकारियों के मार्फत पीछे दरवाजे से राजशाही के द्वारा दिल्ली को चलाने की कोशिश की जा रही है। क्या यह जायज है? क्या चुने हुए लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा दिल्ली नहीं चलनी चाहिए? क्या अधिकारी ही दिल्ली को चलाएंगे? क्या अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग जबरदस्ती सरकार से नहीं छीने गए? क्योंकि वो चाहते हैं कि अधिकारी सिर्फ एलजी की माने, ना कि दिल्ली सरकार के चुने हुए प्रतिनिधियों की माने, क्योंकि वो दिल्ली के प्रशासन को कमजोर करके अव्यवस्था, अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, केजरीवाल साहब कुछ समय पहले अभी जो है ना बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने कहा कि दिल्ली के काम रोकने की कोशिश की गई। दिल्ली के काम ना पहले रुके थे, ना आज रुके हैं। केजरीवाल साहब चाहे जेल के अंदर हैं, लेकिन आज भी दिल्ली में
24 घंटे फ्री बिजली मिल रही है। बीजेपी के शासन वाले किस राज्य में बिजली फ्री मिल रही है? वहां पर डॉक्टर पैसे मैं देकर दूसरी भी बात बिजली कह रहा हूं, नहीं मिल मैं रही। फिर आप दिल्ली देखिए आगे अकेला मैंने इसीलिए एकमात्र कहा था कि ऐसा राज्य लार्जर है। कैनवस में इस चीज को बात करने के लिए मैंने कहा था। आप फिर उसी पेटी पॉलिटिक्स, मैं कह रहा हूं उससे बाहर निकल जाइए। 5 मिनट के लिए बात तो सुन ली साहब, 5 मिनट के लिए भूल जाइए। मैं कह रहा हूं एक उस विचार में देखिए, हमने वो सरकारें भी देखी हैं जब शीला दीक्षित थी, जो राज बिहारी जी ने बताया, कहा विरोध होता रहेगा लेकिन काम के मामले में नहीं होगा और व्यक्तिगत राजनीति नहीं हो, मुद्दों की राजनीति हो। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी का मुद्दा बिल्कुल क्लियर है कि उसको लोगों के लिए काम करना है, विकास करना है, लेकिन बीजेपी का मॉडल क्लियर है कि उसको हम दो हमारे दो के लिए काम करना है। बीजेपी को प्रॉब्लम आम आदमी पार्टी के विकास मॉडल से है, क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम है कि वो ऐसा विकास का मॉडल नहीं कर पाए। चुनौती है 18,000 से करोड़ से ज्यादा एमसीडी का बजट है। पहले केजरीवाल साहब कहते थे कि एमसीडी मुझे दे दीजिए। आज दिल्ली की 28,000 किलोमीटर सड़कें बिल्कुल गड्ढे से भरी हुई हैं। दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर है। यमुना का क्या हालत किया हुआ है, डेवलपमेंट के बारे में जीरो है। पर इनकी सोच डेवलपमेंट के लिए ये बिजली की बात करते हैं। दिल्ली में पहले हमें एमसीडी मिली है, उससे पहले एमसीडी आपके पास थी, आपने क्या किया एमसीडी में बताइए, आप अपनी उपलब्धियां बताइए। एमसीडी में हारने के बाद अब आपको ऐसा ही लगेगा। अब हमने एमसीडी में आकर के अभूतपूर्व परिवर्तन दिल्ली में शुरू किए हैं। एलजी साहब महामहिम है, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय जेल से सरकारें चलती है क्या? रिजाइन नहीं कर रहे, अरे साइन कहाँ हो रहे हैं फाइलों पे, कोई साइन नहीं हो रहे। तो किस तरीके से दिल्ली का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है और किस तरीके से नया रोज है ना नए स्कैंडल लेकर भ्रष्टाचार के आरोप करें। ये दिल्ली की जनता जानती है और लोकसभा चुनाव में इनको जवाब मिला है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इनको जवाब मिलेगा। ठीक है, एक बार संजय मिश्रा जी के पास जाना। संजय जी, इस लड़ाई का तो कोई अंत है नहीं। आ रहा हूं संजय जी, इस लड़ाई का तो कोई फिर अंत ही नहीं। तो आपको लगता नहीं कि साहब ये जो कन्फ्रंटेशन चलेगा तो इससे नुकसान सिर्फ दिल्ली वालों का है? और दिल्ली सिर्फ दिल्ली वालों की नहीं साहब, देश की राजधानी है, विश्व देखता है दिल्ली को। बिल्कुल संजय जी, मैं राकेश जी इस पे कह सकता हूं कि राकेश जी राजनीति तब तक चलेगी जब तक कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और ये सरकार तब तक है जब तक कि आप हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव नहीं करा लेते हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव होगा, ये दोनों जगह हारेंगे, इनकी गठबंधन टूटेंगे और ये वापस जाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कही कि शीला दीक्षित के टाइम पे बीजेपी की सरकार थी और उस वक्त कुछ भी नहीं होता था, विकास होता था। साहब, उस वक्त बीजेपी की सरकार जरूर थी लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे शासक नहीं थे, नरेंद्र मोदी जी जैसे राजा नहीं थे कि आप विपक्ष को टारगेट करेंगे चाहे जनता का कुछ भी नुकसान हो रहा हो। जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात हो राकेश जी, तो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि खामोशी से सुनता हूं अपने खिलाफ बातें, जवाब देने का हक मैंने वक्त को दे दिया है। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं 2 साल 2022 छोटा सा रिप्लाई इस पर दीजिए। और तो ये कह रहे हैं कि साहब जब तक मोदी सरकार है तब तक ये विरोध चलता रहेगा, पहला आरोप इनका। दूसरा जो ये कह रहे हैं कि साहब ये जो 2 स्टेट के इलेक्शंस हैं ये लिटमस टेस्ट है मोदी 3.0 के। राज बिहारी जी, नहीं, मुझे लगता है कि केजरीवाल जब पहली बार सरकार में आए थे तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस से ही लड़कर राजनीति में आए। तो मेरा मानना है कि केजरीवाल भी शीला दीक्षित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल जिस तरह की राजनीति का कर रहे हैं, जिस तरह की टकराव की राजनीति करते रहे हैं, ये अलग बात है कि कांग्रेस कभी उनकी गोदी में बैठ जाती है, कभी अलग हो जाती है, कभी कांग्रेस साथ होती है। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं हमने विरोध भी किया था, फिर चुनाव भी मिलकर वो लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बात क्या सच है कि जो विरोध था वो विरोध तो कांग्रेस के ही खिलाफ था? जो जन्म हुआ आम आदमी पार्टी का वो तो कांग्रेस की मुखालफत करके ही हुआ है। राम बिहारी जी, आप क्या बात कर रहे हैं? आप देखिए जिस प्रकार से मणिपुर के अंदर निवस बच्चियां देखी गई, जिस प्रकार से पहलवान बच्चियां, देश का नाम गौरव करने वाली बच्चियों के साथ
आपकी पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दुर्व्यवहार करने का काम किया तो गठबंधन करना लाजमी था। भ्रष्टाचारी देखिए, निकम्मी और डंडे अरे की सरकार सुनिए, जो नवीन सुनिए। जिंदल को कोयले में काला कहते थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा नवीन जिंदल तो कोयले में काला हो गए और उसको कोयले की काली को अपने गोदी में बैठा लिया। आप बैठ करके यहाँ पे अपनी दुकान चलाने का काम कर रहे हैं। नहीं, व्यक्तिगत कमेंट मत करिए, लोहे बिल्कुल गलत है। आप ये बात किससे कह रहे हो? आप बिल्कुल गलत है विक्रम, कोई व्यक्तिगत कमेंट में आप मत करिए दुकान चलाने वाली। नहीं, बिल्कुल गलत है। विक्रम को म्यूट कर दीजिए। पीसीआर विक्रम को म्यूट कर दीजिए। राज सर, मैं मानता हूं ये गलत शब्द है, मैंने म्यूट करवाया उनको। एक बार वापस चलते हैं अनिल के पास। अनिल गुप्ता जी, संजय मिश्रा जी कह रहे हैं कि साहब जब तक मोदी सरकार रहेगी तब तक ये सब चलता रहेगा, ये नहीं रुकता। देखिए, देश को पूरे विश्व में अगर नए आयाम तक कोई लेके गया है तो मोदी सरकार लेके गई है। आप देखिए, हम 11वीं अर्थव्यवस्था थी हमारी, आज 5वीं और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं हम। ठीक है, एक बार आम आदमी कोविड पार्टी काल को में भी किस स्क्रीन तरीके पे से रखिएगा। देश को बचाया। आज देश को कितनी ऊंचाइयों से आज पूरा विश्व मोदी जी को अपना नेता मानता है। आज कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो विश्व में, वो मोदी जी के सामने आते हैं। आज किस तरीके से पूरे देश में डेवलपमेंट हुई है। पहली बार 25 करोड़ से ज्यादा देशवासी जो गरीबी रेखा में कांग्रेस के शासन से चले आ रहे थे, वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ के मेन स्ट्रीम में आए हैं। और ये क्या बात कर रहे हैं, जिस तरीके से देश को चहुमुखी विकास में और आयाम पे लेके गए हैं, वो मोदी जी लेके गए। और मोदी जी की लीडरशिप में देश ने बहुत तरक्की करी है और आगे भी करती रहेगी। और ये भूल जाइए, 2029 में भी मोदी जी आएंगे, ये भी समझ लीजिए। डॉक्टर चिल्लर, एक छोटा सा रिप्लाई। और ये हो सकता है कि इनको व्यक्तिगत एलर्जी हो मोदी जी से, पर देश के लिए मोदी जी बहुत जरूरी है। और सबसे पहले बताइए देश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है? वो कह रहे हैं कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर कैपिटा इनकम में बताइए इंडिया का कौन सा नंबर है? फर्स्ट 100 में भी इंडिया कहीं नहीं है, फर्स्ट 100 में भी कहीं नहीं है। आप बताइए कहाँ पे? पर कैपिटा इनकम में इंडिया की क्या स्थिति है? पर कैपिटा इंडिया हाँ बताइए पर कैपिटा इनकम क्या है? देखिए, आप बेरोजगार, ये झूठ जुमलों की सरकार है, झूठ बात कर रहे हैं ना। अरे भाई, पर कैपिटा इनकम में बताइए, पर कैपिटा इनकम में इंडिया की क्या पोजीशन है? पर कैपिटा इनकम में इंडिया की क्या रैंक है? पर कैपिटा इनकम में इंडिया की क्या रैंक है? 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के अधीन है। 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के अधीन है। पर कैपिटा इनकम कीजिए, हेल्थ में देखिए, बेरोजगारी में देखिए क्या स्थिति है। आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखिए। अरे